हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं अयस्कों से धातु का निष्कर्षण, यानी अयस्क से धातु को किस प्रकार निकाला जाता है, यानी अयस्कों में से धातु को किस प्रकार अलग किया जाता है। हमारा टॉपिक है आज का अयस्कों से धातु का निष्कर्षण। इससे पहले मैं बता दूं आपको खनिज किसे कहते हैं और अयस्क क्या है, खनिज और अयस्क में क्या संबंध है। तो देखिए ध्यान से, पृथ्वी की भू परिपाटी में कुछ तत्व पृथ्वी की भू परिपाटी में कुछ तत्व तथा यौगिकों को खनिज कहते हैं। खनिज कहते हैं इन खनिजों में अब लिखो अयस्क। खनिजों में कुछ धातुएं अधिक मात्रा में उपस्थित होती है। अधिक मात्रा में उपस्थित होती है, जिन्हें निकालना सुविधाजनक एवं उपयोगी होता है। तथा उपयोगी तथा लाभदायक होता है। लाभदायक होता है तथा जो पदार्थ खनिज के अंदर अधिक मात्रा में उपस्थित होती है, मात्रा में उपस्थित होते हैं और जिन्हें कम खर्च पर प्राप्त किया जाता है। कम खर्च पर प्राप्त किया जा सकता है, उसे खनिज कहते हैं। उसे खनिज नहीं, उसे अयस्क कहते हैं। अयस्क कहते हैं। यदि मैं आपको बता दूं, देखो मैं दोनों डेफिनेशन दे दी है, खनिज भी और अयस्क भी। मैं आपको बता दूं कि जब हम धातुओं को पृथ्वी से निकालते हैं तो धातु जो हमें प्राप्त होती है वो खनिज के रूप में होती है,
और खनिजों में कुछ धातुएं विशेष रूप से अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, अधिक मात्रा में पाई जाती है। उन धातुओं को जो अधिक मात्रा में पाई जाती है वो उन्हें अयस्क कहते हैं। और अयस्कों से धातु का निकाला जाता है, और निकालने के लिए कुछ विधियां यानी भौतिक और रासायनिक विधि द्वारा प्रयोग करते हैं। यानी निकालने के लिए हम कुछ विधियां भौतिक विधि और रासायनिक विधि प्रयोग करते हैं। भौतिक विधि होती है जिन्हें हम छानकर, बीनकर, सुखाकर यानी परिश्रम करके, श्रम करके उसे आसानी से निकाल सकते हैं। परंतु कुछ ऐसी विधियां होती हैं, मतलब कुछ ऐसी गंदगियां होती है उसके अंदर, अयस्क के अंदर, जिनको हम छानकर, बीनकर, सुखाकर अलग नहीं कर सकते। महीन महीन गंदगियां होती हैं जिनको केवल कुछ विधि द्वारा, कुछ उपकरण द्वारा, कुछ मशीनों द्वारा ही अलग किया जा सकता है। ठीक है, यानी उसमें कुछ खर्चा ज्यादा आता है। अब हम बात करते हैं अयस्कों से खनिज को किस प्रकार निकालते हैं, कौन से ऐसे स्टेप है, कौन से चरण है जिससे अयस्कों के माध्यम से, अयस्कों से धातु को प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, इसके लिए मैं इसे रफ कर रहा हूं। यानी हम पढ़ रहे हैं अयस्कों से धातुओं को अलग करना। अयस्क कैसे मिले आपको पता लग गया होगा। अयस्क मिले खनिजों से, और खनिजों में हमने देखा कि मिट्टी के अंदर यानी भूमि की प्रॉपर्टी में हमें कुछ खनिज प्राप्त हुए हैं, और उन खनिजों में हमें कुछ धातुओं की अधिक मात्रा प्राप्त हुई है, और उन धातुओं को अलग किया जा रहा है। वे अयस्क रूप में, धातुएं हमें अयस्क के रूप में प्राप्त होंगी, और उन अयस्कों में से धातु को अलग किया जाएगा। और उन अलग करने के लिए हमें कुछ रासायनिक और भौतिक अभिक्रियाएं अपनाई जाएंगी। ठीक है, तो भौतिक रासायन तो वही है कि भौतिक अभिक्रिया तो वही है जैसे छानकर, बीनकर, सुखाकर अलग करना। परंतु कुछ ऐसी महीन धातुएं रह जाएंगी, कुछ अशुद्धियां रह जाएंगी जिनको अलग नहीं किया जाता, आसानी से अलग करना सक्षम नहीं है भैया, आसानी से अलग नहीं कर सकते। उनको केवल विधियों द्वारा ही अलग कर सकते हैं, कुछ मशीनों द्वारा ही अलग कर पाएंगे, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण विधि और चुंबकीय अपवर्तन विधि, और उसके बाद झाग विधि। उन विधियों का प्रयोग करते हुए ही हम धातु को अलग कर सकते हैं। अयस्कों से धातु को अलग किया जा सकता है। देखिए, अब है अयस्कों से धातु को किस प्रकार अलग करेंगे। पहला है हमारा अयस्क। हमारे पास अयस्क आएगा, अयस्क हमारे पास अयस्क होगा। उस अयस्क का हमें क्या करना, पहले हमें करना सांद्रण। यानी सांद्रण कहते हैं कि अयस्क के अंदर जो गंदगियां हैं, जो अधात्रि है, जो गैंग है, जो मैट्रिक्स है, यानी उसे अलग करना। गैंग, अधात्रि, मैट्रिक्स होती है अयस्क के अंदर उपस्थित गंदगियां, उसको अलग कर लेंगे। और किसी अयस्क से इनको अलग करने का इनको अलग करना ही क्या कहलाता है, अयस्क का सांद्रण कहलाता है। अयस्क का सांद्रण यानी गंदगियों को अलग करना, अयस्क से गंदगियों को अलग करना ही अयस्क का सांद्रण कहलाता है। अयस्क का सांद्रण किया गया है। अब अयस्क का सांद्रण करने के लिए हमारे पास क्या होंगी, कुछ जो अयस्क होंगे उनके अंदर जो धातुएं होंगी, कुछ अभिक्रियाशील धातु होंगी, कुछ निम्न अभिक्रियाशील धातु होंगी, और कुछ मध्य अभिक्रियाशील धातु होंगी। कुछ उच्च, कुछ मध्य और कुछ निम्न प्रकार की धातुएं उपस्थित होंगी। तो मैं टेबल बना रहा हूं एक प्रकार की। ठीक है, इसमें ये है कुछ अभिक्रियाशील धातु, कुछ अभिक्रियाशील धातु, ये होंगी मध्य अभिक्रियाशील धातु, मध्य अभिक्रियाशील धातु, जिनकी अभिक्रियाशीलता मध्यम होगी। इनकी ये वे धातु होती है जो पृथ्वी के अंदर अधिक अभिक्रियाशील होती है और आपस में क्रिया करके अयस्क रूप में पाई जाती है। यानी इनके अंदर गंदगियां आसानी से, ये अपने आसपास के वायुमंडल से आसानी से क्रिया कर लेती हैं, अधिक जल्दी क्रिया कर लेती हैं। ये मध्य है, इनकी अभिक्रियाशीलता मध्य होती है। और ये निम्न, ये होती है निम्न अभिक्रियाशीलता, निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। यानी ये पृथ्वी पर मुक्त अवस्था में रहती है, ये किसी से कोई रिएक्शन नहीं करती है, और करती है तो बहुत कम करती है। इसमें मैं कुछ धातु का नाम लिखना चाहूंगा, जैसे कि के, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम।
ये कुछ अभिक्रियाशील धातु हैं, यानी ये धातु हैं जो बहुत जल्दी से किसी अन्य धातु से क्रिया कर लेती हैं, यानी इनके अंदर गंदगी के पाए जाने की संभावना अधिक होगी। अब जरा इसे देखते हैं। मध्य अभिक्रियाशील धातु जैसे कि जिंक, और जैसे कि हो गया आपका एल्युमिनियम का इसमें हो चुका है, जिंक आएगा इसमें, और पीबी, लेड और कॉपर। मध्य अभिक्रियाशील धातु इसमें देखते हैं। निम्न अभिक्रियाशील धातु Hg और Ag और Au और Au, ओरम, गोल्ड, पारा, चांदी और गोल्ड, जिंक, लेड और कॉपर, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। उच्च अभिक्रियाशील धातु बहुत अधिक क्रियाशील होती है, बहुत जल्दी क्रिया कर लेती है। इनमें गंदगी के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इनमें गंदगी पाए जाने की संभावना कुछ निम्न स्तर पर होती है, और ये किसी से कोई रिएक्शन नहीं करती है, यानी मुक्त स्तर पर आती है। अब देखते हैं जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है, उन धातुओं के अंदर कुछ उचित गालक मिलाकर, यानी कोक या उचित गालक मिलाकर उन धातुओं को गलाया जाता है, यानी कहोगे गलित धातुओं का शोधन। गलित धातुओं का क्या करते हैं? विद्युत अपघटन करते हैं। जब उनके अंदर कुछ गालक मिलाया जाता है और मिलाकर उन्हें कुछ ताप पर गर्म किया जाता है, जिसको हम प्रकरण कहते हैं, तो उस अवस्था में धातुएं गलित अवस्था में आती हैं, और वह उनका क्या जाता है? विद्युत अपघटन, यानी कुछ अभिक्रियाशील धातुओं का विद्युत अपघटन किया जाता है, और उसके बाद धातुओं को शुद्ध कर दिया जाता है। उसके बाद धातुओं को क्या करते हैं? शुद्ध धातु प्राप्त होती है। अब चलते हैं मध्य अभिक्रियाशील धातु की तरफ। मध्य अभिक्रियाशील धातु की तरफ चलते हैं। इसमें क्या होगा? इसमें दो प्रकार के कार्बन एस, ये जो धातु होंगी दो प्रकार के एस ग्रुप, इसमें एफ भी है, दो प्रकार के एस ग्रुप में पाए जाएंगे, चाहे वो कार्बन एस होंगे, कार्बोनेट एस या फिर सल्फाइड एस, यानी ये धातु सल्फाइड एस के रूप में मिलती है, और ये धातु कार्बोनेट एस के रूप में मिलती है। कार्बन एस जैसे कि FeCO3, ZnCO3 और ZnCO3, FeCO3, इसके बाद CuCO3 ये कार्बन एस के रूप में है। इसी प्रकार ये धातु में सल्फाइड एस के रूप में प्राप्त होंगी कुछ धातु में, जैसे कि PbS और Cu2S, FeS2, इस प्रकार की धातु प्राप्त होंगी। ZnS, इनमें से कार्बन एस के रूप में भी धातु है, इनमें सल्फाइड एस के रूप में भी धातु है। ठीक है, अगर कार्बन एस के रूप में है तो उनका क्या निस्तापन किया था? उनका क्या था? निस्तापन। जो एस कार्बोनेट ग्रुप में होते हैं उनका निस्तापन किया जाता है, और जो एस सल्फाइड ग्रुप में होते हैं उनका भर्जन किया जाता है। क्या करते हैं? उनका भर्जन किया जाता है। ठीक है, निस्तापन कार्बोनेट एस के रूप में पाए जाने वाले, कार्बोनेट एस के रूप में पाए जाने वाले धातु तत्वों का क्या किया जाता है? निस्तापन किया जाता है, और निस्तापन करने के बाद उन धातुओं का ऑक्सीकरण कर लेते हैं, ऑक्सीकरण कर लेते हैं। इसके बाद जाएगा ऑक्सीकरण। इसको थोड़ा सा शेयर बना देता हूं। धातुओं क्या जाएगा? भर्जन और निस्तापन होने के पश्चात वो धातुओं का ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण के बाद धातु प्राप्त हो जाएगी। सबसे नीचे वाला आएगा धातु, यहाँ पर आएगा धातु। ठीक है नहीं, इसके बाद धातु प्राप्त हो जाएगी हमें।
धातु का अपचयन और धातु, दो स्टेप हो रहेगा इसके अंदर। इसके अंदर दो स्टेप रह चुके, मैं लिख रहा हूं इधर धातु का अपचयन, इसके बाद आएगा धातु का अपचयन किया जाएगा और उसके बाद धातु का शोधन, धातु का शोधन, शोधन का मतलब प्योरिफिकेशन किया जाएगा, धातु शुद्ध हो जाएगी और इसके बाद हम प्राप्त हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा धातु प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद ये हो चुके धातु प्राप्त हो चुकी है राष्ट्र में। इसके तुरंत बाद है, इसके नीचे ये वाला स्टेप ध्यान रखना। अब मैं चलता हूं जरा निम्न अभिक्रिया धातु की तरफ। निम्न अभिक्रिया धातु, जो धातुएं निम्न अभिक्रिया धातु होती हैं अर्थात वायुमंडल से कम क्रिया करती हैं, वायुमंडल में अन्य तत्वों से बहुत कम क्रियाशील होती हैं, जैसे कि उनका क्या किया जाएगा, सल्फाइड एसिड रूप में मिलती है, वो सल्फाइड एसिड रूप में मिलती हैं, और जो सल्फाइड एसिड रूप में मिलती है उनका भर्जन किया जाता है और भर्जन करने के बाद धातु प्राप्त हो जाती है, धातु प्राप्त हो जाएगी और जो धातु प्राप्त होगी उसमें कुछ अशुद्धियां भी होंगी। जो धातु हमें प्राप्त होगी ये धातुएं सल्फाइड एसिड रूप में मिलेगी और जो धातुएं सल्फाइड एसिड रूप में मिलती हैं उनका भर्जन करते हैं और भर्जन करने के बाद हमें धातु प्राप्त होगी, लेकिन इस धातु में कुछ गंदगियां भी होंगी और उन गंदगियों को हम अलग कर लेंगे, उसको बोलते हैं परिष्करण करना। धातु में उपस्थित गंदगियों को अलग करना परिष्करण कहलाता है। यह परिष्करण, ये परिष्करण करते हैं, परिरक्षण, ये परिष्करण है, कुछ करते हैं परिष्करण, परिष्करण का मतलब है धातु में उपस्थित गंदगियों को अलग करना। इस प्रकार हमने निकाल लिया है। देखो पहले मैंने बताया आपको खनिज किसे कहते हैं, खनिज में से अयस्क क्या होते हैं, यानी फिर अयस्क में से मैंने धातु को शुद्ध करने का एक स्टेप बताया है, कौन कौन से स्टेप होते हैं कि हम किस प्रकार अयस्क में से धातु को अलग कर पाते हैं। तो क्योंकि धातु अलग अलग प्रकार की होती हैं, कुछ धातुएं उच्च अभिक्रियाशील धातु होती हैं, कुछ मध्य अभिक्रियाशील धातु होती हैं, कुछ निम्न अभिक्रियाशील धातु होती है। तो एक बार देख लीजिए दोबारा, जो निम्न अभिक्रियाशील, जो उच्च अभिक्रियाशील धातु होंगी उन धातुओं को गलित धातुओं के रूप में विद्युतीकरण किया जाएगा, उन धातुओं को गलित अवस्था में लाकर उनका विद्युतीकरण करते हैं। गलित अवस्था में कैसे लिया जाएगा, उनमें कुछ उचित कारक मिलाकर, कोक या उचित कारक मिलाकर उच्च ताप पर गर्म करते हैं, यानी उसका प्रकरण करते हैं और प्रकरण करने के बाद वो गलित अवस्था में आती है और जैसे ये गलित अवस्था में आती है उनको विद्युतीकरण कर दिया जाता है। इस प्रकार शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। लेकिन ये स्टेप किसके लिए है, ये कुछ धातु उच्च अभिक्रियाशील धातु के लिए है। अब आते हैं मध्य अभिक्रियाशील धातु के लिए। ये धातुएं मध्य अभिक्रियाशील धातु है, यानी इनकी क्रियाशीलता इनसे कम और इनकी क्रियाशीलता इनसे ज्यादा होती है। सही है, इनकी क्रियाशीलता इनसे ज्यादा और इनकी क्रियाशीलता इनसे कम होती है। तो इस प्रकार ये मध्य अभिक्रियाशील धातु है। और जो धातुएं मध्य अभिक्रियाशील होती है उनको दो भागों में बांटा जाता है, चाहे तो वो कार्बोनेट के रूप में होंगी चाहे वो सल्फेट के रूप में होंगी। इनमें से जो धातुएं सल्फाइड के रूप में होती हैं यानी कार्बोनेट के रूप में होती हैं उनका निष्कासन किया जाता है और जो धातु सल्फाइड के रूप में होती है उनका भर्जन किया जाता है। ये ध्यान रखना आपको, कार्बोनेट के रूप में पाए जाने वाली धातुएं का निष्कासन और सल्फाइड के रूप में पाए जाने वाली धातु का भर्जन किया जाता है। और जैसे हम भर्जन निष्कासन कर लेते हैं उसके बाद धातुओं का क्या करते हैं, हम ऑक्सीकरण करते हैं। उसके बाद धातुओं का कर लेते हैं ऑक्सीकरण, ठीक है। और ऑक्सीकरण के बाद हमको यहाँ जगह थोड़ी कम थी तो इसलिए मैंने यहाँ बता दिया है। धातु का ऑक्सीकरण करने के पश्चात हमें धातु का अपचयन करना है, सही है। और धातु का जब अपचयन कर लेते हैं तो इस प्रकार धातु में हमें उसके बाद हमें करना होता है धातु का शोधन, यानी धातु को प्योरीफाई करना होता है और इस प्रकार हमें धातु प्राप्त हो जाती है। लास्ट में देखो धातु मिल रही है हमें, तो इस प्रकार हम धातु प्राप्त कर लेते हैं। अब हमारी निम्न अभिक्रियाशील धातु है। निम्न अभिक्रियाशील धातुएं वो होती हैं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे Hg पारा, Ag सिल्वर और गोल्ड Au ओरम, ये सल्फाइड एसिड रूप में मिलते हैं। ये हमें सल्फाइड एसिड रूप में मिलते हैं, जैसे कि HgS इसमें मिलेगा सल्फाइड का मतलब HgS के रूप में मिलेगा या Ag2S रूप में मिलेगा, Ag2S ये सल्फाइड एसिड मिलते हैं, ठीक है। इस प्रकार धातु में मिल जाती है। ये सिनेबार है, ठीक है, और ये चांदी का अयस्क है, ठीक है नहीं। तो ये सल्फाइड अयस्क के रूप में हमें इस प्रकार मिलेगी धातु। और जो धातुएं सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलती हैं उनका हम भर्जन करते हैं और भर्जन के बाद हमें धातु प्राप्त होती है। लेकिन ये इन धातुओं में कुछ अशुद्धियां पाई जाती हैं, इम्प्योरिटी होती है, उनको हम इन धातु से अलग कर लेते हैं और जिसको हम बोलते हैं परिष्करण।
धातुओं में उपस्थित गंदगियों को अलग करना परिश्रम कहलाता है। इस प्रकार हमें प्योर धातु प्राप्त हो जाती है। तो ये हमारा एक चरण थे, स्टेप थे कि हमने अयस्कों से धातु को किस प्रकार निकालना है, यानी अयस्कों से धातु को किस प्रकार निकालते हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखें। तो इस प्रकार मेरी ये वीडियो समाप्त हो चुकी है। ये वीडियो आपको कैसे लगी, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी आई होगी, समझ आई होगी। और इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जैसे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। समय समय पर मैं वीडियो डालता रहता हूँ। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।